हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम कुछ यूएससीएमए पार्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और हमने सेक्शन ए के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट किया था। करीबन 5-6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और आज उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं क्लास में। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये रेगुलर क्लास नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, बस केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, बट अगर आप पहली बार जो है ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है? देखिए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनी ऑपरेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज, बताओ पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ऑपरेशंस की समरी कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के सम ऑपरेशंस के बारे में बताता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द ईयर, ठीक है ना? पूरे साल भर का होता है। हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? बी कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ $1 lakh in the retained earning at the beginning of the year and 1,25,000 at the end of the year, ठीक है? अगेन मैं आपसे यही कहूँगा स्टूडेंट, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए, खुद करिए और उसके बाद जो है फिर ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना? आपके लिए तब ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब बोल रहा है कि रिटेन्ड अर्निंग का एक तो बैलेंस दे रखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब ओपनिंग बैलेंस, और 1,25,000 का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग ऑफ द ईयर का है, ठीक है? नेट इनकम फॉर दिस पीरियड वॉज $40,000। इस पीरियड ऑफ टाइम की नेट इनकम कितनी है? 40,000 है ना? $40,000 है। बी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेटेड दैट डिविडेंड पेबल हैड डिक्रीज्ड बाय 5,000। मतलब हमें फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट देख के पता लगा कि जो डिविडेंड पेबल का बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना? डिक्रीज मतलब क्या होता है कि पहले जो भी रहा होगा वो क्लोजिंग बैलेंस अब उससे 5,000 से कम है, ठीक है ना? सपोज पहले 50,000 का बैलेंस रहा होगा ओपनिंग में, तो अब क्लोजिंग में कितना है? 45,000 का बैलेंस है। पहले 50,000 था, अब 45,000 है। 5,000 से बैलेंस डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया डिविडेंड पेबल का बैलेंस? क्यों करा होगा सोचो आप। डिविडेंड पेबल पहले 50,000 था सपोज, अब 45,000 हो गया। 5,000 से क्यों डिक्रीज करता है पेबल अकाउंट कभी भी? इसका मतलब हमने पे कर दिया है, ठीक है ना? डिविडेंड हमने 5,000 से पे कर दिया है थ्रू आउट द ईयर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड। और करंट ईयर में ये भी देखने को मिला कि जो स्टॉक डिविडेंड है और कैश डिविडेंड ये डिक्लेयर भी करे गए हैं, ठीक है? स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड होता है, बताओ आप, बोनस शेयर्स। जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटती है उसे कहते हैं बोनस शेयर्स, उसी को अपन बोल सकते हैं स्टॉक डिविडेंड। द अमाउंट ऑफ द स्टॉक डिविडेंड वॉज 8,000। 8,000 का स्टॉक डिविडेंड है, मतलब बोनस शेयर्स का है अमाउंट। व्हेन प्रिपेयरिंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर, बी शुड शो कैश पेड फॉर डिविडेंड एज। आपको बोल रहा है कि जब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहा है तो डिविडेंड पेड कितना शो करना चाहिए, ठीक है ना? आपको याद है तो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड को शो करते हैं। कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो डिविडेंड पेड होता है उसको शो किया जाता है। तो अब कैसे करें इसको सॉल्व? अब देखिए इसमें डिविडेंड पेड का बैलेंस पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं सर डिविडेंड पेड तो हमें समझ में आ ही रहा था कि 5,000 का डिविडेंड पेड है, तो खाली 5,000 नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा एक बार स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे देखिए इसमें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? कितनी है? $1 lakh की, है ना? अपन ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में क्या करते हैं? जो नेट इनकम होती है करंट ईयर की वो ऐड करते हैं। आपको ध्यान होगा जब अपन रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम करंट ईयर का प्रॉफिट क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर की नेट इनकम है 40,000 की, 40,000 की है ना, दे रखी है नेट इनकम। फिर जो डिविडेंड पेड होता है वो लेस करते हैं। अब डिविडेंड पेड इस क्वेश्चन में दो तरीके से है, एक तो स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड कितना है? स्टॉक डिविडेंड दे रखा है अपन को 8,000 का।
सर ये स्टॉक डिविडेंड लेस क्यों किया नेट इनकम में से, अपने मतलब रिटेन्ड अर्निंग में से? आप सोचो, याद करो, आपको अगर आपने पढ़ा है तो बोनस शेयर जो होते हैं, स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर ही होता है और कुछ नहीं होता। तो बोनस शेयर की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या पास होती है बताओ? रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती है भाई। बोनस शेयर को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर जो होता है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट। बोनस शेयर एक तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है। जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के पास उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने को हम बोनस शेयर इशू करना बोलते हैं। तो कंपनी की कोई कॉस्ट तो नहीं लगती, लेकिन कंपनी जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से शेयर कैपिटल में एक अमाउंट ट्रांसफर कर देती है, तो एंट्री हो जाती है रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 8,000 से। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करे जाते हैं, किसको? टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है, तो डिविडेंड हमने पे करा, स्टॉक डिविडेंड, और हमें अब पता लगाना है कि कैश डिविडेंड कितना पे करा। ये तो स्टॉक डिविडेंड हो गया, ठीक है ना। कैश डिविडेंड पता लगा देंगे तो फिर हमारे पास क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस जो है, ठीक है ना, वो निकल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का कितना है? ये सी मतलब क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दे रखा है 1,25,000 की। आप यही तो करते हो, जो नेट प्रॉफिट होता है स्टार्टिंग का, ठीक है, या फिर आप रिटेन अर्निंग्स ले लो। रिटेन अर्निंग के अंदर आप करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हो और डिविडेंड्स को लेस कर देते हो और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस निकल जाता है। ठीक है ना। कौन सा डिविडेंड हम लेस करते हैं करंट ईयर में? जितना भी हमने डिविडेंड जो है वो मतलब करंट ईयर में पे करा है वो लेस कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप इससे बैलेंस निकाल सकते हो कि डिविडेंड कितना है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स गिवन है। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे 1 लाख प्लस 40,000 140 प्लस 140 माइनस 8, 140 माइनस 8 किया तो कितना आया? 132। 132 और 125 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7,000। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर से आपके पास एक अमाउंट निकला कि कैश डिविडेंड करंट ईयर में हमने जो है वो कितना चार्ज किया है? 7,000 का चार्ज किया है। ठीक है, तो क्या 7,000 आंसर है क्या? सर 7,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में और क्या कह रहा था कि जो डिविडेंड पेबल का जो बैलेंस था, है ना, पिछले साल से जो बैलेंस था, जो ओपनिंग बैलेंस था, वो अब कम हो गया है, क्लोजिंग के अंदर 5,000 से कम हो गया है। तो इसका मतलब आपने 5,000 का डिविडेंड पुराना वाला तो पे कर ही दिया। ठीक है, तो आपने टोटल कितना डिविडेंड पे करा होगा करंट ईयर में? 7,000 तो करंट ईयर वाला डिविडेंड पे करा है। ठीक है, मतलब ये डिक्लेयर्ड भी करंट ईयर में हुआ होगा और पे भी करंट ईयर में हुआ होगा। और 5,000 का जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस चल रहा था। ओपनिंग बैलेंस बताओ क्यों चल रहा होगा डिविडेंड का? क्योंकि ये डिक्लेयर्ड हुआ होगा पिछले साल और पे हुआ है इस साल। ठीक है ना, तो इस तरीके से करंट ईयर में आपने डिविडेंड कितना पे कर दिया? 12,000 का। तो आंसर शुड बी 12,000। ये बात मेरी कई स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ में ना आई हो। ठीक है, मैं आपको डिविडेंड पेबल का अकाउंट बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। आप डिविडेंड पेबल का ये देखो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट वीक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिविडेंड पेबल का ओपनिंग बैलेंस, पहली बात तो ये सोचो क्यों आता है? इसलिए आता है सर, या कोई भी पेबल का बैलेंस इसलिए आता है ओपनिंग, क्योंकि आपने वो लाइबिलिटी पे नहीं करी है। ठीक है ना, आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड तो कर दी बुक्स के अंदर, वो पे नहीं करी है। ठीक है ना, मान लो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस पी&एल में चले जाता है, तो एंट्री पास कर देते हैं पी&एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो अगर आप बात करो नेट एंट्री की, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक एंट्री पास हो गई। ठीक है, मतलब खर्चा पी&एल में चला गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट का आइटम है, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है ना, और वो शो कर देगा। अब वो शो कर रहा है लाइबिलिटी के अंदर, इसका मतलब वो पे नहीं हुआ अभी, है ना। अब वो करंट ईयर में पे हो सकता है, मतलब एक तरीके से नेक्स्ट ईयर में पे हो सकता है। ठीक है ना, तो डिविडेंड पेबल पहले कितना बैलेंस था? पहले जितना भी था, मान लो पहले 5,000 था। ठीक है, तो अब क्या हो गया? वो अब हो गया वो नील। क्यों नील हो गया? क्योंकि ये जो 5,000 का पेमेंट है हम इस साल कर चुके हैं। ठीक है ना। वैसे सर ये 5,000 जो है
इसका मतलब समझे ये ओपनिंग क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि ये पिछले साल डिक्लेयर हो चुका है। तो पिछले साल डिक्लेयर होने का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर होने का मतलब होता है कि पिछले साल रिटेन अर्निंग में चार्ज हो चुका है, इस साल रिटेन अर्निंग में चार्ज नहीं होगा। कहीं आप ये जो इस साल का स्टेटमेंट बना रहे हो इसके अंदर भी 5,000 लेस करने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो तो पहले ही लेस हो गया। आप दोबारा लेस कर दोगे तो डबल हो जाएगा वो लेस, ठीक है ना? तो ये आपने एक तो पिछले साल का बैलेंस पे करा है 5,000 का, और करंट ईयर में आपने और रिटेन्ड अर्निंग में कुछ चार्ज किया, कितना? 7,000 का, और ये और पे कर दिया। तो 5 और 7 इस तरीके से आपने 12,000 का डिविडेंड पे कर दिया। अगर आपको लेजर समझ में आया तो लेजर से समझ सकते हो आप, है ना? ठीक है, ऐसी बात है कुल मिला के। तो 12,000 का डिविडेंड कैश पेड, डिविडेंड पेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में स्टूडेंट क्या आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, है ना? आप देखते हो कई बार कि आप हर अटैम्प्ट में देखो, हर कई बच्चों के 350 मार्क्स आते हैं, कईयों के 340 मार्क्स आते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट के ऐसे मार्क्स आते हैं जो तैयारी करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? पास भी होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो रह जाते हैं 360 अचीव नहीं कर पाते, जो USCMA का एक तरीके से मैजिक नंबर है, ठीक है। लेकिन जो कम मार्क्स आ रहे हैं 10-10, 20-20 नंबर के, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से आ रहे हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं आ रहे, ठीक है ना? कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, तो वो मिस्टेक्स, या फिर कई बार क्या है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ इनकम एक्सेप्ट, बताओ सब चीज़ें इनकम के पार्ट हैं, इनकम स्टेटमेंट के पार्ट हैं, सब चीज़ें इन P&L का पार्ट है, एक्सेप्ट एक्सपेंसेस P&L का पार्ट है, रेवेन्यू P&L का पार्ट है, गेन और लॉसेस P&L का पार्ट है, शेयर होल्डर इक्विटी किसका पार्ट है? सोकी का, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट है, आप कह सकते हो बैलेंस शीट में जाता है फिर ये बाद में, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी क्या शो करता है? ये बोल रहा है सोकी क्या शो करता है, क्या होता है सोकी? वैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कुछ भी नहीं होता, सिंपल जो है ना, हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उसको आप कह सकते हो टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है ना, टेबल फॉर्म में दिखाते हैं, है ना? जितने भी रिटेन्ड अर्निंग्स के आइटम है, चाहे वो सॉरी, चाहे वो P&L का बैलेंस हो, P&L छोड़ो, मतलब चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या कोई और रिजर्व्स हो, वो सब चीज़ें हम कहाँ दिखाते हैं? टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। मान लो कैपिटल रिजर्व हो या कोई और रिजर्व्स हो, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ठीक है ना, करंट ईयर में एडिशन लिख दिया, ठीक है, कुछ उसमें से डिडक्शन हुआ वो लिख दिया, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस पे आ गए। तो ये क्या कहलाता है? ये सोकी कहलाता है कि आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को टेबल फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, नया तरीका है दिखाने का। हम पहले लेजर बनाते थे, ठीक है ना, अब बोल रहे हैं कि लेजर को आप टेबल फॉर्म में दिखा दो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी क्या शो करता है? रिकंसिलेशन ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस इन शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। वैसे आंसर ये करेक्ट है, क्योंकि ये रिकंसिलेशन ही शो करता है इक्विटी का, है ना, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। लिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग डॉलर्स अमाउंट, ठीक है, ये तो लिस्टिंग विस्टिंग ये कुछ भी शो नहीं करता है, फालतू बात है। कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यूज फॉर EPS कैलकुलेशन, नंबर ऑफ शेयर्स की बात ही नहीं होती यहाँ पे। रिकंसिलेशन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस इन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, है ना, आंसर डी भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो बेस्ट आंसर है, देखो रिकंसिलेशन बिगिनिंग और एंड का रिटेन्ड अर्निंग्स का भी शो होता है, लेकिन खाली रिटेन्ड अर्निंग्स का शो नहीं होता है, सब चीज़ों का शो होता है, ठीक है ना, जितने भी अलग अलग प्रॉफिट्स हैं। तो बेस्ट आंसर क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी का रिकंसिलेशन शो हो रहा है, ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। हमें क्या करना है? बेस्ट आंसर ढूंढना है। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर द कंपनी दैट इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कंपनी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, उसका ये फाइनेंशियल डेटा दे रखा है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दे रखे हैं, कैश डिविडेंड पेड टू कॉमन शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड पेड है 75,000 का, 75,000 का, नेट इनकम दे रखी है 15 लाख डॉलर्स की, 15 लाख डॉलर की। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इंक्रीज ओवर द प्रायर ईयर 3 लाख, 3 लाख का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है ना, यही तो है।
इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्टॉक बढ़ गया, ठीक है ना, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो चाहे फिनिश गुड्स हो, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से। गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना है, $50,000 का है। आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करके बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आएगी। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं बताओ, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है कैश, अपन उल्टा चलते हैं, कैश फ्लो के अंदर इनडायरेक्ट मेथड में अपन बॉटम टू अप चलते हैं। तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का कितना है, $15 लाख है ना, नेट इनकम बोल लो नेट प्रॉफिट बोल लो एक ही बात है। उसमें हम जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है जो हमने लेस कर दिए हैं उसको हम ऐड बैक करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस जैसे अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कोई कैश एक्सपेंस थोड़ा होता है। अब हम तो गुडविल भी अमोर्टाइज करते हैं, तो गुडविल अमोर्टाइज करने से कोई कैश थोड़ा जाता है बिजनेस से, तो उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है। लेकिन खर्चा तो हो ही गया ना भाई, आपने एंट्री पास कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू गुडविल है, अमोर्टाइज करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कहाँ गया, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले लेस करा था इसलिए। डेप्रिसिएशन है नहीं, वरना डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक हो जाता। गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसको लेस करते हैं। वैसे तो सर ये नॉन कैश आइटम थोड़ा होता है भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ तो ये तो पैसा आया हमारे पास, तो ये कैसे नॉन कैश आइटम है, तो हम कह ही नहीं रहे नॉन कैश आइटम है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। ये गेन जो है वो किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है और सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जो गेन होता है वो सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ध्यान से है ना, ठीक है। जो गेन होता है वो सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो आप सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हो, तो वहाँ पे तो गेन आप इंक्लूड करके दिखा ही रहे हो, तो ऑपरेटिंग में से लेस करो। ऑपरेटिंग में से क्यों लेस करें सर, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपने ऑपरेटिंग में गेन को ऐड कर दिया था, ठीक है ना। P&L जब बनाते हैं तो सारी चीज़ें ऐड हो जाती है इनकम में, तो ये गेन भी ऐड है पहले से ही। ये इन्वेंट्री बढ़ना, करंट असेट्स बढ़ना, ठीक है, इसको लेस कर देंगे, आप कह सकते हो कैश जाता है। अगर करंट असेट्स बढ़ती है, इन्वेंट्री बढ़ती है, तो बिजनेस से आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, ठीक है। ये तो 12th में भी पढ़ते हैं अपन, जो कैश फ्लो का एडजस्टमेंट होता है अगर आपको ध्यान हो तो। फिर डिविडेंड पेड टू कॉमन शेयरहोल्डर्स, अभी मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, कि जो डिविडेंड पे किया कॉमन शेयरहोल्डर्स को, ये किसका पार्ट है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, ये क्वेश्चन हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो डिविडेंड पेड थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, ये 15 और 1.5 16.5, 16.5 मतलब 50,000 क्या, तो 16 माइनस 3 मतलब ये कितना आ जाएगा, 13 लाख। आंसर शुड बी बी आंसर हो जाएगा 13 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे। डिविडेंड पेड टू कंपनी शेयरहोल्डर्स शुड बी शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज, अभी डिस्कस किया था, क्या शो करेगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेगा। जो डिविडेंड आपने पे करा इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, वो किधर शो करता है हमेशा, कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करता है। तो हमने बिल्कुल छोटा वीडियो बनाया, शॉर्ट, मतलब 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किए अगेन, ठीक है। मेन थिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को केवल क्वेश्चंस करने के भाई मेरे को सॉल्व करना है, उसकी जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है ना। बेसिकली आप इनके कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, वरना क्वेश्चन तो ऐसे हजारों आ सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जिनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है उनके पीछे रीज़न क्या होता है कि वो या तो सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। कई बार स्टूडेंट पढ़ने में क्वेश्चन को गलती करता है, उनको समझ में नहीं आता नेट इनकम क्या होती है। तो नेट इनकम भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसमें से डिविडेंड लेस नहीं हुआ होता पहले से ही, लेकिन उनको लगता है नेट इनकम मतलब सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और ऐसे बीच बीच में हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।